इस समय भोपाल में है और भोपाल से ही थोड़ी दूर पर पड़ता है छतरपुर, जहाँ के एक बाबा हैं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अभी उनकी एक यात्रा निकल रही है जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि यात्रा निकाल रहे हैं, जिस यात्रा का नाम दिया उन्होंने हिंदू सनातन एकता यात्रा। इस यात्रा का तमाम लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, दलित और पिछड़ा समाज संगठन के लोग भी हैं और उनके तमाम वीडियोज वायरल भी हो रहे हैं। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं ऐसी यात्राओं को लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो आपने बताया कि जैसा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाली जा रही, तो उसका अलग अलग तर्क है। जैसे कुछ लोग देते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले से ही था, जैसे अखंड राष्ट्र था अशोक या समुद्रगुप्त, या उससे पहले भी जो भी संस्कृति का निर्माण हुआ तो भारत संस्कृति का जन्मदाता था। तो उस नज़रिए से बोलते हैं कि जो मतलब अदर कम्युनिटी के लोग हैं या दूसरे समुदाय के, वो तो आक्रांता थे, वो देश में आके मिल गए, तो एक संस्कृति का निर्माण हुआ, तो भारत पहले से ही है। और दूसरा धड़ा ये बोलता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि सिर्फ हिंदू को तजब्बुत दिया जाए, जो दूसरे धार्मिक लोग हैं जो अल्पसंख्यक है उनको मतलब दबाया जाए, या फिर जो भी वो धड़ा मानता है कि सिर्फ हिंदू से ही देश का निर्माण हो। तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि किसी भी देश है, अगर एक देश प्रोग्रेसिव होना चाहता है या फिर आगे बढ़ना चाहता है तो एक सभी का बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, और जो देश है उसको मतलब सद्भावना की भावना से चलना चाहिए। हमारे देश में कई भी मतलब संविधान भी बना, उससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन भी हुए, या फिर तमाम जो अभी भी लोग हैं वो यही बोलते हैं कि एक शांति का संदेश दिया जाए। जो भी अगर आप धार्मिक यात्रा भी निकालते हैं, धर्म का प्रचार भी करते हैं, तो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए प्रचार करिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि किसी धर्म के प्रति जो है कट्टरता या फिर नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि नए नए बच्चे हैं जो आजकल, या फिर युवा पीढ़ी है, वैसे डिजिटल इंडिया और या फिर डिजिटल युग के तौर पे तो ये चीज़ें ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि पहले थोड़ा मतलब इंटरनेट वगैरह की कवरेज कम थी तो फैलती नहीं थी। बाकी अगर आप एक बयान ही देख लीजिए आप, तो कितने जगह दंगे हो गए, जैसे मुजफ्फरबाद में हो गया था, दंगे हो गए थे, तो कई जगह ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। जैसे मैं आपको रोकना चाहूँगा, बाबा हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, लगातार इनके इस तरीके के बयान आते रहते हैं। जिस क्षेत्र से वो आते हैं बुंदेलखंड, वहाँ पर सबसे ज़्यादा छुआछूत और सबसे ज़्यादा धर्मांतरण के केस आते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया की ऐसी रिपोर्ट्स आई है, ठीक है, जहाँ दलितों को घोड़ी पर न चढ़ने देना, और अभी एक कुशवाहा समाज के लड़के को पैर धुलवा करके ब्राह्मण समाज के लोगों ने पिलाया। ऐसी तमाम घटनाएं आती रहती हैं उस क्षेत्र से। क्या पहले बाबा जी को अपने क्षेत्र सुधारना चाहिए, फिर वो राष्ट्र में ऐसी बातें करें, ऐसा लोग कहते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर जब भी मतलब कोई व्यक्ति एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाता है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति है, क्योंकि देश के कई मतलब लाखों करोड़ों लोगों की उनके साथ एक आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे हम भी बोलते हैं कि मतलब कोई भी एक सामान्य तौर पर बोला जाता है कि आप उस क्षेत्र के हैं तो थोड़ा अपने क्षेत्र पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे मैं ही अगर मेरा क्षेत्र का हूँ, तो अगर मेरे पास अगर कुछ मतलब करने की क्षमता है तो मैं निश्चित तौर पर करूँगा कि थोड़ा अपने क्षेत्र में काम करूँ, अपने क्षेत्र को सुधारूँ। तो इस तौर पर उनको निश्चित तौर पर थोड़ा मतलब देना चाहिए इस चीज़ पर ध्यान, क्योंकि सभी जो है, जैसे आपने बताया कि लोगों को ऊंच नीच का माना जाता है, तो इस तौर पर मतलब किसी भी व्यक्ति को एक सम्मानपूर्वक या गरिमापूर्वक जीने का बिल्कुल अधिकार है, हर व्यक्ति को होना भी चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य समान हैं। ये जाति व्यवस्था वगैरह थोड़ा कृत्रिम चीज़ है, एक कृत्रिमता के साथ बनाया गया है इसको। बट हाँ, अभी समाज अपना उस स्तर पर इतना तैयार नहीं हुआ है कि वो इस चीज़ को निश्चित मतलब 100% ख़त्म कर सके। तो इसमें प्रोग्रेस हुई है और होना अभी बाकी है, तो मतलब सभी को कोशिश करनी चाहिए। आपको लगता है हिंदू खतरे में है भारत में, जैसा लोग राजनीतिक पार्टियों के नेता कहते रहते हैं? देखिए, पॉलिटिकल व्यू अलग चीज़ होती है, मेरे हिसाब से तो हिंदू खतरे में नहीं है। ऐसा कोई संविधान को मानते हैं या मनुस्मृति को? नहीं, मैं संविधान को मानता हूँ, निश्चित तौर पर संविधान को मानता हूँ, क्योंकि आप तो खुद ही संविधान जब पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि संविधान को मानना ही है। आप मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, अगर मैं मौलिक कर्तव्य पढ़ रहा हूँ और संविधान को नहीं मानूँ, मनुस्मृति को। संविधान निर्माता आप किसको मानते हैं, बी.आर. राव को या डॉक्टर अम्बेडकर साहब को? देखिए, अभी विवाद छिड़ा हुआ है आपके एमपी में, ग्वालियर के एक वकील हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं इस बारे में बता दूं कि ड्राफ्ट जो है वो निश्चित तौर पर बी.एन. राव एक हमारे जो संविधान सलाहकार थे, और डॉक्टर अम्बेडकर, इन दोनों ने बनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के जो थे वो अध्यक्ष थे। हाँ, निश्चित तौर पर उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार किया था, बट संविधान अकेले उनसे नहीं बनाए, क्योंकि संविधान एक है बहुमत से बना था हमारे देश में, और आम सहमति से बना था। बहुमत नहीं, आम सहमति से बोलेंगे, क्योंकि संविधान एक व्यक्ति की उपज नहीं थी, ये तमाम हजारों लाखों लोगों की जो थी, जब स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे हमारे देश के जो लोग थे, उनकी आशा थी कि एक साथ संविधान बने।
उन्हीं लोगों की इंस्पिरेशन पे या फिर उन्हीं लोगों के भावों को उन्होंने प्रकट किया है संविधान सभा में। तो संविधान सभा तो सभी लोगों का है। क्रेडिट किसको दिया जाएगा? पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट देना तो मतलब दूसरे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है या फिर संविधान निर्माता है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि संविधान सभी ने बनाया है। संविधान उस संविधान निर्माती सभा ने बनाया है। संविधान सभा ने सभा का निर्माण किया है, ना कि एक व्यक्ति ने किया है। हालांकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उन्होंने अंग्रेजों का दलाल बताया है और गंदा बताया है। नहीं इस तौर पर तो नहीं, क्योंकि अगर हमको अपने देश के सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखना है तो ये किसी भी व्यक्ति में ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलना चाहिए, ना किसी भी व्यक्ति के मन में ये ख्याल आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हम उनका नहीं अपने पूर्वजों का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन उनसे ही जुड़ा हुआ होगा। तो उनका अपमान करना ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए इसे। एक तरफ बात होती है वो भी आरक्षण की, जिसमें OBC आरक्षण की बड़ी चर्चा रही बीते दिनों में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो मोहन यादव उन्होंने कहा कि OBC आरक्षण डंके की चोट पर देंगे। आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में 55% के लगभग आबादी OBC की यहाँ पर रहती है और महाजन कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि उनको 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए, वो आबादी अभी कितनी है ये तो एक्यूरेट डाटा किसी के पास है नहीं है, और केंद्र सरकार ने भी अभी निर्णय लिया है कि जाति का जनगणना कराएंगे, तो आंकड़ा आएगा तब तस्वीर बिल्कुल साफ होगी। हालांकि अभी मतलब मध्य प्रदेश सरकार शासन ने बोला है कि हम OBC को पर्याप्त निर्णय देंगे। उसका केस कोर्ट में चल रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है कितना होता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरक्षण एक चीज़ तो है अपलिफ्टमेंट की है, मतलब जो दबेलू लोग हैं उनको उठाने की चीज़ें, बट इसमें इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है इसका, क्योंकि कई तौर पर देखें जैसे EWS वाला कोटा हो गया, उसमें अभी कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफ़र हो जाती है पहले, तो मतलब गरीब दिखाया जाता है, जबकि व्यक्ति अमीर होता है, खुद के नाम से दूसरे के नाम पे या रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। कुछ UPSC के केस में भी हुआ था ऐसा, एक केस भी गया था शायद, तो उसमें भी ऐसा कुछ था कि OBC में भी कुछ है। तो इसका यहाँ तक एक कार्यान्वयन है वो अच्छे से दिए जाने चाहिए। और दूसरा, एक सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय वगैरह दिया है कि उसमें एक कैटेगरी बांट देनी चाहिए, क्योंकि जो जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की उसको निश्चित तौर पर सबसे पहले मिलना चाहिए। तो एक सर्टेन % करना चाहिए, बट इसको फुल मेरिट के बेस पे नहीं देना चाहिए कि एक मेरिटल स्टूडेंट है या फिर बच्चा है उसके जो है उसके मतलब बिहाफ पर एक जो कम है, जो जिसका बिल्कुल भी नहीं है। आरक्षण का मूल पर्पज़ ये होना चाहिए कि किसी व्यक्ति का कल्याण करना चाहिए, ना कि उसका ये पर्पज़ होना चाहिए कि जातिगत आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर। देखिए, दोनों पक्ष है इसके, जातिगत भी है आर्थिक भी है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर कोई एक ऊंची जाति का व्यक्ति है, बहुत गरीब है, तो निश्चित तौर पर उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पैसे की कमी रहेगी। क्योंकि व्यक्ति अगर सपोज एक 15,000 का भी व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, और ये गांव में और भी कम रहता है इससे भी, 15,000 में वो कहाँ अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, बच्चे की पढ़ाई करेगा, स्वास्थ्य पर खर्च करेगा, ये सब चीज़ें। तो उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर आरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसका विकास होना है, उसकी पिछली पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी को है, तो उसको भी चाहिए। और दूसरा एक है कि समाज में, जैसे आपने बोला कि काफ़ी अपर क्लास के लोगों को भी, जैसे हरियाणा में अभी एक केस हुआ है, अब पता नहीं कितना उसकी अभी इंक्वायरी होना बाकी है कि वो सही केस था या नहीं। IPS ऑफिसर ने हत्या की थी। अगर वो केस सही निकला, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो रिपोर्ट सही है या फिर जो भी एलिगेशन है वो सही है, उसमें टाइम के बाद पता चलेगा। तो अगर उस लेवल पर भी जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर तो जातिगत आधार पर भी देना चाहिए। तो दोनों पक्ष का मैं तो मानता हूँ, दोनों पक्ष को देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, ऐसे ही आपको रिपोर्ट सुनलाते रहेंगे ग्राउंड से निष्पक्ष, और आप बने रहिए हमारे चैनल खबर पॉइंट पर। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।